परेशानी नहीं होगी। तो यूनिट नंबर 4 इसका सॉल्यूशन एंड एनालिसिस वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। कॉल ड्रॉप कर दो और जिद मत करो। अपना इंटरनेट कनेक्शन इंप्रूव नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पैसे नहीं भेज सकता मैं तुम्हें इंटरनेट लेने के लिए। कॉल ड्रॉप कर दो, डिस्टर्ब मत करो। जिस किसी को भी ये इशू आ रहा हो कॉल ड्रॉप कर दो, सेशन डिस्टर्ब मत करो। यूनिट टेस्ट 4 का सॉल्यूशन एनालिसिस, जहाँ हम लोग बात करने वाले थे सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग की। इसमें जो परफॉर्मेंस है वो हाईएस्ट मार्क्स थे हमारे पास 258। तो ये मान के चलो कि लगभग इसके आसपास का नंबर था हमारे पास हाईएस्ट का। और जो इसका मीडियन जा रहा है वो है 120, जो कि आधे से कम है थोड़ा सा। मैडम कॉल ड्रॉप कर दो प्लीज़। मुझे मजबूर मत करो कि मैं आपके कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दूँ। कॉल ड्रॉप कर दो, कॉल ड्रॉप कर दो, कॉल ड्रॉप कर दो और इस कॉल को दोबारा ज्वाइन मत करो। इसका मीडियन था 120 के आसपास और जो रेंज रही है वो 38 से लेकर के 220 नंबर की रही है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो अराउंड 100 के आसपास की है। और ये इंडिकेट करता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो 50% के आसपास भी नंबर सिक्योर नहीं कर पा रहे। और मार्किंग इसमें लो भी गई है काफ़ी। एवरेज इसका 119 था। असल में जो ये वाले यूनिट है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैडम नाम क्या है आपका? स्क्रीन विजिबल नहीं है। नाम क्या है आपका? इस यूनिट में टॉपिक जो थे काफ़ी डाइवर्स टाइप के हैं, सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी। तो ये एक यूनिट के हिसाब से काफ़ी सारा डाटा था, इसलिए शायद इसमें समझने में दिक्कत भी आती है चीज़ों को बांधने में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ यू रन अ पेंटावलेंट आईजीएम थ्रू एसडीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाउ मेनी बैंड्स यू आर सपोज टू गेट बाय वेस्टर्न ब्लोटिंग यूजिंग एल्कलाइन फॉस्फेटेज कंजुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी। आईजीएम एक पेंटावलेंट एंटीबॉडी होता है। एक इसकी सिंगल यूनिट एक हैवी चैन और लाइट चैन वाली असेंबली के थ्रू ही बनी हुई है। एक सिंगल यूनिट के अंदर 2 हैवी चैन और 2 लाइट चैन होती हैं। लेकिन ये जो 5 एंटीबॉडीज हैं, ये पांचों एंटीबॉडीज आपस में जुड़े हुए हैं कोवलेंटली बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इसके अलावा एक छोटी सी पेप्टाइड और भी होती है जिसे हम लोग जे चैन भी कहते हैं। ये सब के सब चीज़ें आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्ड है। क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको एसडीएस पॉली एक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया गया है। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट डिटर्जेंट है एक, और ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन ब्रेक कर सकता है, फोल्डेड पेप्टाइड को अनफोल्ड कर सकता है, लेकिन डाइसल्फाइड ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए ये डालने के बावजूद सारी की सारी चैन्स एक एंटीबॉडी के अंदर आईजीएम में अगर बात करूं मैं, तो आईजीएम में हैवी और लाइट चैन ये अवेलेबल हैं। और क्योंकि हर एंटीबॉडी के अंदर 4 हैवी और सॉरी 2 हैवी और 2 लाइट होती हैं, तो 10 में मिलाकर के मेरे पास जो 5 एंटीबॉडीज़ हैं, तो 10 हैवी और 10 लाइट चैन है और एक जे चैन भी है। सभी हैवी चैन का वजन एक बराबर होता है, सभी लाइट चैन का वजन एक बराबर है और जे का भी वजन एक ही चैन है, तो एक ही वजन है उसका। लेकिन क्योंकि ये सारी की सारी असेंबली जुड़ी हुई है एक साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, तो जेल में मुझे केवल एक ही बैंड दिखाई देगा, जब तक कि मुझसे ये ना कहा जाए कि डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमने कुछ किया है। एसडीएस में केवल नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन ब्रेक हो सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकते। इसलिए यहां मुझे एक ही बैंड मिलने वाला है 900 किलो डाल्टन के आसपास का, 900 केडीए, जो कि एक एंटीबॉडी आईजीएम का वजन भी है। हाँ, अगर मैं इसे साथ में एसडीएस के साथ में मैं बोलता, वर्ड है इसके लिए कि अंडर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। अगर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट का जिक्र किया गया है और अगर ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करा है, उसकी जगह पे बीटा मरकैप्टोथ्रोन बोला है, तो फिर समझने वाली बात है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड भी ब्रेक होंगे। और तब मुझे 3 चैन मिलती, हैवी की सबसे ऊपर, लाइट की बीच में और जे की सबसे नीचे। तो फिलहाल इस केस में क्योंकि रिड्यूसिंग नहीं हुई है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक बैंड। काफ़ी लोगों ने ठीक किया है, लेकिन फिर काफ़ी सारे लोगों ने 5 बोला है या फिर 3 बोला है। 3 वालों का मैं समझ सकता हूँ कि शायद उन्होंने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कंसिडर किया होगा।
लेकिन जब तक एस डी एस के साथ में रिड्यूसिंग ना वर्ड ऐड किया जाए या फिर बीटा मरकैप्टोइथेनॉल ना किया जाए, तब तक आप इसको इन्वॉल्व नहीं करोगे फैक्टर को, या फिर आपका आंसर मैच ना करता हो। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस आर यूजुअली लिंक्ड टू प्रोटीन्स टू फॉर्म प्रोटीग्लाइकेंस। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस असल में ग्लाइकोप्रोटीन की फैमिली है, हालांकि नॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन से अलग होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स उन प्रोटीन्स को कहते हैं जिन प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, जैसे कि एंटीबॉडी भी है। सेल सरफेस पर पाए जाने वाले ज़्यादातर रिसेप्टर्स, काफ़ी सारे सिक्रेटरी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। आमतौर पे ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम होते हैं, लेकिन ये जो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस हैं, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस आर यूजुअली लिंक्ड टू प्रोटीन्स। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ग्लूकोज, स्टार्च पढ़ते हैं, प्लांट्स के केस में, एनिमल के केस में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, लेकिन एक एनिमल्स में एक और क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की जो कि मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि हायालुरोनेट, जैसे कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। हमारे जॉइंट्स के अंदर भी जो लुब्रिकेंट है वो इन्हीं का है। हमारी जो आँख की जो वाइट बॉल है उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो भी इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स का है। इन्हें हम लोग, क्योंकि अमीनो ग्रुप लगे होते हैं इनके अंदर और ये पॉलीमरिक होते हैं, आमतौर पर डाइसैकेराइड की यूनिट्स बार बार रिपीट होती हैं। लेकिन डाइसैकेराइड कौन से हैं और कैसे हैं, इसके बेस पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में गैग्स कहते हैं, GAGS, गैग्स, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस। कई बार ये गैग कुछ प्रोटीन पर जुड़ जाते हैं। अगर वो प्रोटीन से लिंक्ड हो गए हैं तो गैग लगे हुए प्रोटीन्स को हम ग्लाइकोप्रोटीन के एग्जाम्पल तो मानते हैं, लेकिन इन्हें अलग क्लास बोलते हैं। ये है प्रोटीओग्लाइकेंस, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट्स। अलग इसलिए बोला गया है कि जहां नॉर्मल जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनमें 5% के आसपास टोटल वजन का कार्बोहाइड्रेट का होता है, इनमें 90% तक होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ये प्रोटीन बना हुआ है एग्रीकैन नाम का, ये प्रोटीओग्लाइकन का एग्जाम्पल है। और ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये ब्रांचेस बहुत सारे तरह के यही ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस की हैं। तो इस तरह के प्रोटीओग्लाइकेंस हमारे ईसीएम में सीमेंटिंग एलिमेंट के रूप में काम करते हैं। सिंडिकेंस, ग्लाइपिकेंस, बिग्लिकेंस, पार्लिकेंस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रोटीओग्लाइकेंस के। अब इसमें से पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा प्रोटीओग्लाइकन नहीं होता, तो जो पहला वाला ही नाम है हायालुरोनिन, ये असल में हायालुरोनिक एसिड्स को बोलते हैं, जिनकी डाइसैकेराइड यूनिट्स ये बार बार रिपीट हैं मल्टीपल टाइम्स, और ये केवल कार्बोहाइड्रेट हैं। ये गैग का एग्जाम्पल है। हायालुरोनिक एसिड, हेपरन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये सब ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकेंस का एग्जाम्पल है। वो कार्बोहाइड्रेट जो हो सकता है प्रोटीन पे लगे, हो सकता है ना भी लगे। और ये जो बाकी नाम थे, ये सारे नाम प्रोटीओग्लाइकेंस हैं जिनमें प्रोटीन्स के साथ में गैग्स जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर था 1, जो काफी लोगों ने ठीक किया है। क्वेश्चन नंबर 3, सम टी सेल्स रिस्पॉन्ड टू एंटीजन स्टिमुलेशन बाय सिंथेसाइजिंग अ ग्रोथ फैक्टर दैट कॉजेज टी सेल proliferation, thereby increasing the responsive T lymphocyte resulting in the amplification of immune response. जनरली जब भी कभी किसी टी सेल को कोई एंटीजन मिलेगा तो पहली बात, वो एंटीजन से खुद बाइंड नहीं कर सकता। उसे एंटीजन से बाइंड करने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। जैसे कि कोई सेल जिसके सरफेस पर कोई MSC नाम का मॉलिक्यूल हो और उसने एंटीजन को पकड़ रखा हो, तो MSC बाउंड एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है टी सेल का TCR। इसके अलावा काफ़ी सारे और को रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस इंटरेक्शन में, और जब ये इंटरेक्शन परफेक्ट हो गया तो टी सेल के साइटोप्लाज्म में सिग्नलिंग की शुरुआत होती है इन रिसेप्टर से, TCR वगैरह के थ्रू, कि हाँ हमने एंटीजन बाइंड कर लिया है। और फिर ये काफ़ी सारे साइटोकाइंस और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी छोड़ती है बना करके। इनमें से कुछ साइटोकाइंस तो जाकर के सामने वाली सेल्स के ऊपर इंप्रेशन छोड़ते हैं, उस सेल के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, और कुछ साइटोकाइन ऐसे भी हैं जो वापस आकर के अपने ही सरफेस पर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, और जिससे और सिग्नलिंग में बदलाव आता है। सिग्नलिंग की जो ये प्रोसेस है जिसमें दो सेल अड़ोस पड़ोस में हैं और एक दूसरे को एक्टिवेट कर रही हैं, इसको बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। सिग्नलिंग की वो प्रोसेस जिसमें जो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बना रही है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को खुद ही अपने ऊपर लगा रही है और खुद ही एक्टिवेट हो रही है उससे, उसे बोलते हैं ऑटोक्राइन।
इसके अलावा जो ये आपस में चिपके हुए हैं टीसीआर, एमएससी वगैरह, ये भी सिग्नलिंग है, जहाँ पे दो सेल के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए। इसे बोलते हैं जक्स्ट्रोक्राइन। इसे हम लोग इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स भी कहते हैं, टीसीआर और एमएससी बाउंड एंटीजन के इंटरेक्शन को। तो इस केस में क्योंकि ऑटोक्राइन की बात कर रखी थी, इसमें बता रखा था कि उस सेल ने खुद ही अपने आप को रिस्पॉन्ड किया है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर है 3, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का ज़्यादातर लोगों ने आंसर ठीक दिया है। एंडोक्राइन को कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए, साइटोकाइंस के लिए हम लोग क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि वो एंडोक्राइन करते हैं या नहीं करते, क्योंकि सेल से निकले हुए साइटोकाइंस ब्लड में भी जाते हैं और पूरी बॉडी में फैलते हैं। बट एंडोक्राइन में जनरली हम लोग ये कहते हैं कि पहली बात, सिग्नल मॉलिक्यूल बनाने वाली सेल एक ग्लैंड होगी, कोई नॉर्मल सेल नहीं होती। हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाएंगी और ग्लैंड्स के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में छोड़ेंगी, फिर ये हार्मोन पूरी बॉडी में जाएंगे और अलग अलग दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अपना असर दिखाएंगे। एंडोक्राइन में हम लोग ये बात करते हैं। पैराक्राइन में नेबरिंग सेल्स, ऑटोक्राइन में खुद पर। साइक्लिक सिग्नलिंग आमतौर पर होता है कि एक ने दूसरे को सिग्नल दिया, बदले में उसने उसको वापस किया, और इस तरह का एक मल्टीपल सेट ऑफ इवेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट सर्व्ड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन। हमारे रगों में खून बह रहा है, उस खून में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पानी और बहुत सारे प्रोटीन, मिनरल एंड लिपिड्स। जब अगर हम ब्लड को एज सच किसी वायल के अंदर रख दें जिसमें कुछ केमिकल नहीं पड़े हुए, तो थोड़ी बहुत देर में ब्लड क्लॉट कर जाएगा। क्लॉटिंग जानते हो आपकी, हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो प्लेटलेट और आपकी आरबीसीज को जोड़ करके क्लॉट तैयार करते हैं। क्लॉट हटने के बाद जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसे सीरम कहा जाता है। सीरम में काफ़ी कुछ पार्ट मिस हो जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स तो खास तौर से, और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स की डिमांड है कि हमें सीरम नहीं चाहिए, हमें प्लाज्मा चाहिए। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फाइबर्स एज सच अवेलेबल रहते हैं क्योंकि वहाँ क्लॉट बनने दिया नहीं जाता। क्लॉट बनने के लिए डाइवेलेंट कैटायन और मोनोवेलेंट कैटायन काफ़ी रोल निभाते हैं। इसलिए हम अगर टेस्ट ट्यूब में कुछ ऐसे केमिकल डालें जो चीलेटर्स हों, जैसे कि EDTA, सोडियम सिट्रेट, या फिर हम लोग डाल सकते हैं किसी और तरह के सोल्ट जैसे कि हेपरिन, ये सब के सब ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो चीलेट करके या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स को डाइजेस्ट करके क्लॉटिंग होने नहीं देंगे। एंटी क्लॉटिंग के एग्जाम्पल्स एक दो हमें याद रहें तो अच्छा रहता है हमेशा। EDTA, सोडियम सिट्रेट और इसके अलावा आपका हेपरिन, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो हम कॉमनली लैब में इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग कि हम क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जैसे अगर मुझे फ्लो साइटोमेट्री करनी है तो उसके लिए जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं EDTA का, या फिर हमें कोई एंजाइमेटिक ऐसे करने हैं तो हम EDTA इस्तेमाल नहीं करना चाहते। पॉइंट ये है कि जिस वायल के अंदर ये एंटीकोगुलेंट पड़े होंगे, ब्लड जब उसके अंदर आएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, चाहे उसे हम आज देखें चाहे हम 4 दिन बाद आकर देखें, ब्लड ऐसा ही लिक्विड रहेगा। जब हम लोग ब्लड में से WBC आइसोलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम लोग ये काम करते हैं। जनरली अगर हम सेंट्रिफ्यूगेशन करें, खास तौर से किसी ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं जैसे ग्लिसरॉल या फिर फाइकॉल, हालांकि कुछ ट्यूब्स भी आती हैं जिनमें ऑलरेडी जेल पड़े होते हैं, तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से सेंट्रिफ्यूगेशन की प्रोसेस में आरबीसी नीचे आ जाती हैं, WBC उनके ऊपर और प्लाज्मा सबसे ऊपर। जहां WBC अवेलेबल है उसे हम बफी कोट के रूप में जानते हैं। अब इस प्लाज्मा और सीरम में जो डिफरेंस है बेसिकली वो है क्लॉटिंग फैक्टर्स का, क्योंकि हमने क्लॉट होने नहीं दिया तो जो फाइबर सोल्यूबल थे वो प्लाज्मा में अभी भी अवेलेबल है, अदरवाइज दोनों की कंपोजिशन मोरलेस सेम होती है। अब यहां पूछा गया था कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन से काम नहीं करते, तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग करने की एबिलिटी है, क्लॉटिंग फैक्टर्स अवेलेबल है। प्लाज्मा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी हीमोग्लोबिन में थी जो आरबीसी के अंदर है, और आरबीसी को तो हम अलग कर चुके। हार्मोन बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, इसके लिए सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स जो प्लाज्मा में अवेलेबल है, और बफरिंग कैपेसिटी जो कि कार्बोनेट्स वगैरह की वजह से है, ये सब फैक्टर्स अवेलेबल है। फॉस्फेट बफर और कार्बन बफर दोनों अवेलेबल है, तो इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का जो जिम्मा है ये आरबीसी का था, होल ब्लड का। इसे ना तो सीरम कर सकता और ना प्लाज्मा। काफी लोगों का आंसर ठीक है।
लेकिन जिन लोगों ने ये हार्मोन वाली कहानी को किया है, तो सीरम एल्ब्यूमिन को मत भूलना। सीरम या प्लाज्मा में पाया जाने वाला सबसे बड़ी क्वांटिटी का प्रोटीन। और ये इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं ट्रांसपोर्टर्स, जैसे वो एपोलाइपोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं। और बफरिंग कैपेसिटी को भी मत अंडर एस्टिमेट करना। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर है उसकी अपनी बफरिंग कैपेसिटी है, लेकिन लिक्विड में मौजूद जो फॉस्फेट्स हैं और जो कार्बोनेट डिजॉल्व हैं वो भी बड़ा अच्छा बफर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाइंडिंग ऑफ टू ligand to their binding proteins were investigated. Following binding isotherms were obtained. Which of the following statements is correct? यहां बाउंड वर्सेस टोटल और बाउंड इन दोनों का रिलेशन देखा गया है। एक ग्राफ सीधा नीचे आ रहा है और एक ग्राफ कर्व्ड होकर के आ रहा है। जब भी कभी मुझे प्रोग्रेसिव चीज दिखाई दे और वो भी कर्व्ड वे में, तो और बाइंडिंग की हम बात कर रहे हो, तो समझ जाना कि ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग में ये होता है कि एक मॉलिक्यूल के बाइंड करने के बाद इस मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड करने की एफिनिटी बढ़ गई है। जैसे अगर आपने हीमोग्लोबिन को कभी ऑक्सीजन से बाइंड करते हुए पढ़ा होगा, तो आप जानते हो कि पहला हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जब बाइंड करेगा ऑक्सीजन से तो इट विल टेक टाइम, रेट लिमिटिंग है। लेकिन इसके बाइंड होने के बाद में कन्फर्मेशन में बदलाव आता है और उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है। इसके बाद जो ऑक्सीजन आने होते हैं वो जल्दी जल्दी बाइंड कर जाते हैं। तो सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर इसी इंफॉर्मेशन को चेक किया गया था और इसलिए इसका आंसर था नंबर 2 कि बी इज ऑब्टेन्ड विद प्रोटीन विद पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। अगेन यहां काफी सारे लोग इस बारे में शायद आइडिया नहीं रखते। एक तो वैसे भी ये लाइगेंड और प्रोटीन इंटरेक्शन की बात है, और काइनेटिक्स हम लोग समझते हैं कि केवल ये एंजाइम की स्टोरी है। बट जब भी आप कभी पढ़ने बैठोगे ढंग से अच्छी किताबों का इस्तेमाल करके, तो आप पाओगे कि माइकल्स मेंटन इक्वेशन वाले सारे रूल्स, के डी, के एम, वी मैक्स, ये सारी बात जहां एंजाइम पर लागू हैं, तो ये बातें आपकी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पर भी हैं, चैनल्स का सोल्यूट से इंट्रैक्शन। और ये सारी कहानी आपकी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज में भी है, रिसेप्टर लाइगेंड के इंट्रैक्शन को लेकर के। बस यहां सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं होते, केवल बाइंड और अनबाइंड के बीच की स्टोरी है। तो काइनेटिक्स यहां अपने आप में स्टडी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सपेरिमेंट है। एक्सक्यूज मी जी सर। बोलिए। हाँ सर, फिफ्थ क्वेश्चन में जो बी का ग्राफ है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो इससे हम पॉजिटिव कोऑपरेटिव क्यों बोल रहे हैं? मतलब मैडम नाम क्या है नेगेटिव आपका? होना चाहिए ना सर। अंचला। पहला सेशन कर रहे हैं आप मेरे साथ? नो सर। तो सेशन के रूल्स क्या हैं? सॉरी सर। लेट मी कंप्लीट, देन ओपन सेशन होगा। ओके फिर तुम्हें जितनी भी बात करनी है कर लेना। ओके, सॉरी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फार्मेसी स्टूडेंट, फार्मेसी पढ़ रहा है बेचारा, डिजाइंड अ ड्रग टू स्पेसिफिकली टारगेट द रिसेप्टर फॉर रेटिनोइक एसिड। जब तुम रेटिनोइक एसिड को पढ़ो तो छूटते ही तुम्हें विटामिन ए वाली स्टोरी याद आनी चाहिए कि विटामिन ए ही मॉडिफाइड होकर के रेटिनोइक एसिड बनता है और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्टेम सेल डिफरेंशिएशन, एम्ब्रियोलॉजी में रेटिनोइक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है डेवलपमेंट प्रोसेस में। आफ्टर इन विट्रो ट्रायल द इन्वेस्टिगेटर फाउंड दैट द सेल अंडरवेंट डिफरेंशिएशन एंड द ड्रग सीम टू बी इनइफेक्टिव। ड्रग उसने बनाई थी, उसने टेस्ट भी किया, लेकिन उसे मालूम पड़ा कि ड्रग का असर नहीं हुआ। तो अब क्या रीजन हो सकते हैं? तो इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है इसके बेस पर तुम्हें क्या सोचना चाहिए था? रेटिनोइक एसिड को सोचते ही सबसे पहले इमीडिएटली विचार करो कि उसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, उसके सिग्नलिंग का ओवरव्यू क्या है। जिन लोगों को रेटिनोइक एसिड के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और आपको इतना आइडिया है कि ये विटामिन ए से निकला हुआ मॉलिक्यूल है, बाय नेचर लिपिड है, तो ये हिंट है आपके लिए कि जितने भी मॉलिक्यूल लिपिड के होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, वो लिपिड हो टिपिकल या फिर वो स्टीरॉयड डेरिवेटिव्स हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार करके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। इनके रिसेप्टर सेल के अंदर मिलते हैं, कुछ के न्यूक्लियस में, कुछ के साइटोप्लाज्म में, लेकिन मेम्ब्रेन पर किसी का रिसेप्टर नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी ये थी वो रिक्वायर्ड। और अब आपको लॉजिकली सोचना था कि अगर दवाई का मॉलिक्यूल जो कि उसके रिसेप्टर का इनहिबिटर था, रिसेप्टर का,
तो फिर वो क्यों असर नहीं कर पाया? पहला रीजन दिया गया है कि द साइज ऑफ द ड्रग एक्सीड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल दैट कुड क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये उस आइडिया जो हम बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन थी क्वेश्चन की, उसको ये कंफर्म भी करता है कि ये उसी तरफ बात करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ड्रग का साइज इतना बड़ा था कि शायद वो मेम्ब्रेन पार ही नहीं कर पाया, मतलब सेल के अंदर पहुंच ही नहीं पाया जहां रिसेप्टर था। तो ए कुड बी ट्रू। बी है द ड्रग वाज स्मॉल इन साइज बट हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अगर ड्रग का साइज स्मॉल था और वो हाइड्रोफोबिक थी तो फिर तो मेम्ब्रेन से बाहर रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। छोटे मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोफोबिक हो तो बड़े आराम से मेम्ब्रेन पार करते हैं, इसलिए बी स्टेटमेंट फॉल्स है। द ड्रग डिड नॉट बाइंड टू इट्स रिसेप्टर। हो सकता है ड्रग सेल के अंदर गई हो और रिसेप्टर से बाइंड ही ना करी हो, यह भी पॉसिबिलिटी है। तो इनमें से पूछा गया था कि विच ऑफ द अबव कुड बी द प्रोबेबल रीजंस फॉर ड्रग इनइफेक्टिवनेस। तो कारण दो हो सकते हैं, या तो ड्रग सेल के अंदर गई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर ए डिफाइन कर रहा है, या फिर ड्रग ने अपने टारगेट से बाइंड नहीं किया, जो कि ऑप्शन नंबर सी डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी कोई भी इस तरह की बात नहीं कर रहा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर थे, अजम्पशंस थे, वो थे आपके ऑप्शन नंबर 2 में ए एंड सी। काफी लोगों ने किया जिन्होंने केवल सी कहा वो पहला स्टेटमेंट को भूल गए। मतलब हो सकता है कि रेटिनोइक एसिड की सिग्नलिंग की कॉन्सेप्ट को वो ना समझ पाए हो, और वो ना समझ पाए उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी कि असल में वो मॉलिक्यूल जो कि सेल के बाहर है और रिसेप्टर जो कि सेल के अंदर है, उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन की बात करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, और ऐसे केस में जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेटिनोइक एसिड की जानकारी होनी जरूरी थी। क्वेश्चन नंबर 7, a researcher wants to immunize individual of a particular area for viral infection। अब ये वैक्सीन डेवलपमेंट का मान लो, लेकिन ये केस स्टडी की तरह का है। रिसर्चर ने दो तरह की वैक्सीन बनाई है, टाइप ए और टाइप बी। When vaccine type A specific for a viral strain is administered to individual, they developed a strong neutralizing antibody response with very poor immunological memory। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज उन्हें कहते हैं जो पॉजिटिव एजेंट, कोई वायरस हो या फिर जिसके भी अगेंस्ट वो बने हैं, उससे चिपक करके उसको सिस्टम से क्लीन करा सकें और उसके इन्फेक्शन को रोक सकते हो। और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव एजेंट जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बने थे, अगर ये पॉजिटिव एजेंट 2 महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया, तब भी बी सेल उसे पहचानती हैं, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स पैदा कर सकती हैं। तो जो ए है, ए में न्यूट्रलाइजिंग करने की एबिलिटी है और मेमोरी नहीं है, मेमोरी इसकी डाउन है। बी वाली वैक्सीन है, when vaccine type B specific for a viral strain is administered to individual, they fail to develop circulating antibodies। circulating antibody ही neutralizing होते हैं, response at the time of infection, but they develop a strong immunological memory। B वाली का neutralizing antibody जो है वो डाउन है और मेमोरी जो है वो हाई है। तो ये वैक्सीन का प्रोफाइल हो गया। अब हमारे पास दो वायरल के स्ट्रेन है, V1 जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 दिन का, मतलब ये वायरस बॉडी में आने के 2 दिन के अंदर तेजी से रेप्लिकेट करेगा और बैंड बजा देगा। और V2 जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 15 दिन का, मतलब वायरस मैटर करने के बाद में उसे 15 दिन लगते हैं रिस्पॉन्स पैदा करने में। आर लाइकली टू इन्फेक्ट एन एरिया। तो इनमें से कौन सा वैक्सीन कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा? देखिए, अगर हम लोग अपने डिफेंसेस की बात करें तो जब कभी कोई घटना घटती है तो उसे रोकने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। एक होती है रैपिड एक्शन फोर्स, कई बार उसे हम स्वैट टीम के रूप में भी जानते हैं, SWAT। इनका काम होता है कि जहां कोई घटना घट रही है इमीडिएटली जाकर के उसको रिस्पॉन्ड करो, घटना को रोको। फिर होते हैं हमारे पास डिटेक्टिव्स। कहीं पर कोई क्राइम सीन पर हो जाने के बाद ये लोग आते हैं, सब कुछ हो जाने के बाद, और ये वहां से क्लूज इकट्ठे करते हैं और अगले कुछ दिनों में जाकर के ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें किसने किया और कैसे किया। अगर कहीं पर घटना हो रही है तो उस घटना को रोकने के लिए मुझे कमांडोज भेजने चाहिए, स्वैट टीम के, या फिर डिटेक्टिव्स। ये कोई अजीब सी बात नहीं है। अगर मुझे कुछ रोकना है तो उसे रोकने की कैपेबिलिटी वाले लोग मुझे इमीडिएटली चाहिए। आपका जो V1 है, V1
ये वायरस ऐसा है जो एंटर करने के 2 दिन के अंदर बैंड बजा देगा, तो मुझे इसे 2 दिन का मौका नहीं देना चाहिए। मुझे एबिलिटी चाहिए वैक्सीन की कि इमीडिएटली इसको इन्फेक्शन करने से रोक सके, मतलब जिसमें न्यूट्रलाइजिंग एबिलिटी हो, यानी कि वैक्सीन का टाइप ए। V2 वायरस क्योंकि ये 15 दिन ले जाएगा, तो अगर न्यूट्रलाइजिंग, क्योंकि 15 दिन लगेंगे इसको, वैक्सीन आमतौर पे 5-6 दिन के अंदर आपकी बॉडी से गायब हो जाती है। तो अगर आपने वैक्सीन दी इसे ए, उसने न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बना भी दिए, लेकिन वायरस तो अपना असर 15 दिन बाद दिखाएगा, और जब तक वो असर दिखाएगा आपके ये एंटीबॉडी जा चुके हैं, तो फिर आप इसे रोक नहीं पाने के। तो फिर आपको एक ऐसा चाहिए वैक्सीन जो मेमोरी क्रिएट करे लॉन्ग टर्म के लिए। तो V2 के लिए आपकी वैक्सीन का टाइप बी अच्छा है, और इसीलिए इसका आंसर था आपका आंसर नंबर 2, V1 स्पेसिफिक टाइप ए और V2 स्पेसिफिक टाइप बी। काफी लोगों ने ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल सेल इंटरेक्शन इज नॉट ट्रू। अब देखो, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ये जो सेल सेल इंटरेक्शन करने वाले सॉरी, सेल सेल इंटरेक्शन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, कैडहेरिन, कैम्प्स, इंटीग्रिन्स, सेलेक्टेंस, चार्ट जाओ इनको। ये काफ़ी प्रोबेबल टारगेट है आपके 4 नंबर के लिए। इसकी फ्रीक्वेंसी ये बता रही है कि इस बार के एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल सेल इंटरेक्शन इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू और ट्रू हमेशा आपको एग्जाम में ढंग से पढ़ना चाहिए कि वो क्या मांग रहा है। पहला ऑप्शन है, कैडहेरेंस आर ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन्स विच कैरी आउट कैल्शियम टू पॉजिटिव मीडिएटेड एडेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल। कैडहेरिन का नाम कैडहेरिन से रखा गया है क्योंकि फुल फॉर्म है इसकी कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन प्रोटीन्स। तो नो डाउट जो कैडहेरिन्स होते हैं वो कैल्शियम के रिक्वायरिंग करेंगे। स्टेटमेंट नंबर ए इज ट्रू। इंटीग्रिन्स, इंटीग्रिन्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन एडहेशन प्रोटीन्स दैट मीडिएट होमोफिलिक एडहेशन थ्रू एक्टिन्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। देखिए, इंटीग्रिन के मॉलिक्यूल्स ये आमतौर पे इंटरेक्ट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट से। नो डाउट सेल के अंदर वो इंटरेक्शन कर सकते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ या फिर एक्टिन के साथ, लेकिन ये होमोफिलिक नहीं दिखाते, ये अपने जैसे से इंटरेक्शन नहीं करते, ये दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं, और वो भी जनरली सेल ईसीएम का इंटरेक्शन, सेल सेल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है फॉल्स है इसलिए। ऑप्शन नंबर सी, सेलेक्टिन्स आर सेल सरफेस लैक्टिन्स दैट मीडिएट अ वैरायटी ऑफ ट्रांजिएंट। देखिए, लैक्टिन उन प्रोटीन्स को कहा जाता है जो बाय नेचर खुद प्रोटीन है, चाहे ग्लाइकोप्रोटीन हो, आई डोंट केयर, बट इनकी एक एबिलिटी है कि ये दूसरे किसी प्रोटीन के सरफेस पर लगे हुए कार्बोहाइड्रेट्स को पहचान के उनसे चिपक जाते हैं। तो जो कोई प्रोटीन किसी और ग्लाइकोप्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता होगा नॉन कोवेलेंटली, उसे लैक्टिन कहा जाता है। सेलेक्टिन लैक्टिन ही है बाय नेचर, और ये मीडिएट करते हैं वैरायटी ऑफ ट्रांजिएंट थोड़े टाइम के लिए सेल सेल एडेशन इंटरेक्शंस इन द ब्लड स्ट्रीम। देखिए, जो WBC होती है, WBC जब ब्लड स्ट्रीम में क्रॉल कर रही होती है और वो ब्लड वेसल से बाहर निकल करके साइड ऑफ इंजरी पर जाना चाहती है, तो जो क्रॉलिंग का इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन में यही इन्वॉल्व होता है, जिसमें सेलेक्टिन और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो सेल सरफेस पर लगे हुए हैं उनके बीच का इंटरेक्शन है। सेलेक्टिन्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनके सब क्लासेस भी याद होने चाहिए। पी सेलेक्टिन, ये कहाँ से डिस्कवर किया गया था, ई सेलेक्टिन्स, तो ये 3-4 तरह के जो सेलेक्टिन्स हैं उनके आपको नाम पता होने चाहिए। ऐसे ही कैडहेरिन्स के भी, क्लासिकल नॉन क्लासिकल दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। डी है आईकैम, मतलब इंट्रासेलुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल इसकी फुल फॉर्म है, और वीकैम्स वास्कुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। ये दोनों मेंबर हैं इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के। ये वही फैमिली है जिसमें एंटीबॉडी आते हैं। असल में सेल सेल इंटरेक्शन में जो कैम्स हैं, कैम में एंटीबॉडी की तरह के डोमेन्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे एंटीबॉडीज में वेरिएबल और कांस्टेंट डोमेन होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक कांस्टेंट डोमेन देखने को मिलते हैं, और इसलिए इन प्रोटीन्स को हमने IG सुपर फैमिली में डाला क्योंकि इनके पास सिमिलर डोमेन है, सेम वैसे से एंटीबॉडी के पास होते हैं। TCR भी ऐसा ही है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन जिसे आप CDB कहते हो वो भी ऐसे ही है। ये सब IG सुपर फैमिली के मेंबर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो भी ट्रू था, तो यहाँ फॉल्स है केवल बी। और
इस डायग्राम की आदत डाल लो। कैडहेरेंस सेम अपने जैसों से बाइंड करते हैं ज्यादातर, कैम अपने जैसों से बाइंड करते हैं, ये होमोटिपिक बाइंडिंग है। इंटीग्रेंस ये आमतौर पे ईसीएम के कंपोनेंट से बाइंड करते हैं जो कि सेल बाउंड नहीं है, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन वगैरह। और सेलेक्टिन्स जैसे कि प्यूसिलेक्टिन, ये लैक्टिन्स हैं, सामने वाली सेल के सरफेस पर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स के कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखो तो इसमें कुछ आपको WBC मूव करती हुई दिखाई दे जाएंगी, इस हिस्से में नोटिस करना। तो ये जो WBC का माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन सेल सेल इंटरेक्शन के द्वारा ही है, जिसमें ये पी सेलेक्टिन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 50% लोगों को तो ये मालूम था, लेकिन जिनको नहीं पता है, मैं बोल रहा हूं कि ये प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट हैं इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 9, a technician wanted to make rabbit antisense antiserum specific for mouse IgG। एंटीसीरम का मतलब क्या है कि हम एक ऐसा एंटीबॉडी बना रहे हैं जो हमारे माउस के एंटीबॉडी से बाउंड करता हो। जैसे कि पुलिस वालों का काम क्या है? चोर को पकड़ना, अपराधी को पकड़ना। तो क्या कभी किसी पुलिस वाले को कोई पुलिस वाला पकड़ सकता है? हम अपनी डेली लाइफ में अखबारों में भी कई बार सुनते हैं कि एक भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा गया, कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, और कई जगह तो पुलिस के लोग और भी कई तरह की घटनाओं में पकड़े गए। आफ्टर ऑल है तो वो भी ह्यूमन। तो ऐसा नहीं है कि जो पकड़ने का काम करता है वो कभी पकड़ा नहीं जाता। एंटीबॉडी बाय नेचर एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये आइडियल कंपोनेंट है एज अ एंटीजन बिहेव करने के लिए। अगर मैं ह्यूमन के एंटीबॉडी को चूहे में डाल दूं तो चूहे का इम्यून सिस्टम ये नहीं कहेगा कि ये एंटीबॉडी है, इससे हम नहीं चिपकेंगे। वो बोलेगा ये एक विदेशी प्रोटीन है और इससे हम लड़ेंगे, इसे मार भगाएंगे। और इसलिए जो चूहे का इम्यून सिस्टम होगा वो उस प्रोटीन जो हमारा एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट कर देगा। तो ऐसे ही अब एक रैबिट एंटी सीरम बनाना चाहते हैं माउस के एंटीबॉडी के अगेंस्ट। तो नो डाउट इन्होंने क्या किया होगा कि माउस के आईजीजी लिए होंगे और ये इंजेक्ट कर दिए होंगे रैबिट के अंदर, और 1 महीने बाद उसके ब्लड में से पीबीएमसी आइसोलेट करके उन्होंने वो बी सेल्स आइसोलेट की होंगी जो आईजीजी से बाइंड करती थी। द टेक्नीशियन इंजेक्टेड रैबिट with purified mouse IgG but obtained antiserum which reacted strongly with each of the other mouse isotype। प्रॉब्लम ये आई कि इन्होंने तो केवल IgG दिया था माउस को, माउस का जो IgG था, लेकिन जब उन्होंने रैबिट से एंटीबॉडी निकाले तो वो IgG से भी बाइंड करते हैं, IgM से भी बाइंड करते हैं, IgD से भी, IgE से भी, और जो बाकी दूसरे एंटीबॉडीज हैं उनसे भी। किसी को याद है कि टोटल कितने तरह के एंटीबॉडी होते हैं? बोल सकते हो माइक खोल के। सर 5। तो मैंने क्या मिस किया? IgA। अगर किसी को लास्ट मोमेंट पे IgA। एंटीबॉडी की क्लास में मतलब दिक्कत आ जाए कि भाई एंटीबॉडी में क्या क्या थे, तो एक सिंपल सा याद रखना, MADE मेड G, IgM, IgA, IgD, IgE, IgG। अब देखो तुम लोगों ने इंटरेस्टिंगली, अब मैं एक बात कर रहा हूं, यहां मेरे पास काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन का सही आंसर दिया है जो हम लोगों ने मार्क कर रखा है, जो इसके अंदर मार्किंग में था। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर गलत किया है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आंसर ये सही था। सबके गलत थे आंसर ये वाला? यस सर, राइट। ओके राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है राइट वालों से, और इसको ऐसे मत लेना कि अगर तुम्हें इसका आंसर मालूम नहीं पड़ता तो तुम बेकार हो गए। मैं जस्ट ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम्हें एक्चुअल रीज़न पता भी है इसका या नहीं पता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये एंटीबॉडी बने, जो सभी क्लास के एंटीबॉडीज को पहचान रहे हैं, तो इनका एपिटोप कहाँ पर है? मतलब ये एक्चुअली में पहचान किसे रहे हैं? FC portion of the antibody sir। बट एफसी पोर्शन में तो काफ़ी कुछ है।
अब समझने की कोशिश करो। इसका मतलब है कि आप लोगों को इसका रीज़न नहीं पता कि इसका रीज़न क्या था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्योंकि मुझे डाउट था कि शायद आपने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, और जब आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर एग्ज़ाम में जब कभी दोबारा आएगा तो मारे जाओगे तुम। लेट मी क्लियर दिस। इसे तो छोड़ दो, चलो रहने दो। थैंक यू सर। ओके जी, तो देखिए 5 एंटीबॉडीज़ हैं, और फिलहाल मैं इन एंटीबॉडीज़ को सबको हैवी चेन्स अलग कलर से बना रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि भाई ये अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ हैं। पहला जो बनाया मैंने, मान लीजिए कि वो M है, दूसरा A, फिर T, फिर E और फिर G। जो ये 5 एंटीबॉडी क्लासेस हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैवी चेन, उसके बेस पर इनमें डिफरेंस है। एक मिनट, क्या पता है, नहीं तो वही समझ आएगा। ठीक है, तो जो IgM, D, E, A, G सब में हैवी चेन का डिफरेंस है। IgM में हैवी चेन का नाम है म्यू, IgA में हैवी चेन का नाम है अल्फा, IgE में, या D कर देते हैं पहले, डेल्टा, IgE में एप्सिलॉन, और IgG में गामा। हालांकि गामा मैंने यहाँ लास्ट में बना रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी और सबसे ज़्यादा काम जो करता है वो IgG ही है। एक एंटीबॉडी के अंदर 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, बट ये हैवी चेन आपस में मैच नहीं करती। अलग कलर देने का पर्पस यही था कि इनकी अमीनो एसिड कंपोजिशन और इनके एपिटॉप्स सेम नहीं होते ज़्यादातर। इक्के दुक्के को एपिटॉप्स शेयर हो सकता है। जो तुम भूल जाते हो ऐसे क्वेश्चनों में, तुम भूल जाते हो लाइट चेन को। एंटीबॉडी में 2 तरह की लाइट चेन पाई जाती हैं, एक का नाम है कप्पा और एक का नाम है लैम्डा। और कप्पा और लैम्डा जब जुड़ना चाहते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो किससे जुड़े हैं। हो सकता है सभी क्लासेस में सेम कप्पा लगाओ, हो सकता है सभी क्लासेस में जितनी भी लाइट चेन है वो सब लैम्डा हो, या फिर मिक्सचर। लेकिन एक एंटीबॉडी में अगर एक कप्पा है तो दूसरी चेन भी कप्पा ही होगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पॉसिबली ये हुआ है कि जब चूहे का IgG दिया गया तो जो एंटीबॉडीज तैयार हुए उन एंटीबॉडीज ने लाइट चेन को पहचान लिया बजाय हैवी के। और लाइट चेन तो सभी एंटीबॉडी के पास कॉमन हो सकती है, और इसलिए वो सभी एंटीबॉडीज को पहचान रहा था। जबकि इस सिस्टम के अंदर नोटिस करो ना, हमने कहा कि रिएक्ट स्ट्रांगली विद ईच ऑफ द अदर माउस एंटी आइसोटाइप्स। आइसोटाइप्स मतलब ये जो एंटीबॉडी क्लासेस होती हैं, ये तो हमने दी ही नहीं है रैबिट को। जब हमने दी नहीं तो वो कैसे पहचान गया? तो ये कहानी है लाइट चेन की। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अगर मुझे IgG के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाना है तो फिर मुझे चूहे को कुछ ऐसा देना चाहिए जो केवल IgG में मिलता हो और किसी में ना। तो वो तो केवल हैवी चेन है। तो अगर मैं इंजेक्ट करूं प्यूरिफाइड हैवी चेन्स, तब मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें कप्पा या लैम्डा वाला चक्कर नहीं पड़ेगा। जहां जहां FAB की बात आ रही है, जहां लाइट चेन की बात आ रही है, तो ये लाइट चेन में मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। IgG में जो लाइट चेन पाई जाती हैं वो तो मेरे M में मिल सकती हैं, मेरे D में मिल सकती हैं, इसलिए इसका आंसर था 2। FC वगैरह की बात नहीं थी यहाँ पे। देखो एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, आप सभी लोग जानते हो कि ये नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। हम लोग कोई डिवेट नहीं करना चाहते, हम लोग केवल जिस तरीके से नेट के एग्जामिनर पेपर बनाते हैं हम लोग उसी तरीके को पॉलिश मारना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं के द्वारा आएंगे जो बनाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा फैकल्टी का बदलाव नहीं आता पेपर बनाने वाली जो ग्रुप्स हैं। आप में से बहुत लोगों ने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर रखा है, और कुछ लोगों को तो क्वेश्चन के आंसर रटे हुए हैं। मतलब उसे
इतना नहीं पता कि आईजीजी क्या होता है, उसे ये नहीं पता कि आईजीएम क्या होता है, लेकिन उसे पता है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जहाँ टेक्नीशियन वाली बढ़ती है ना, जो आईजीजी टाइप का जो था, इसका आंसर जो था नंबर 2 है। अगर आपको आंसर नहीं पता और आप उसको स्कोर भी कर रहे हो, तो असल में इससे हम बोलते हैं कि हमने अपना खुद का बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि आपके पास एक मौका था कि आप अपनी गलती को सुधार सकते थे। आपको पता नहीं था इस बारे में, आप सीख सकते थे, लेकिन आपने बजाय सीखने के आपने दुनिया के सामने ये प्रदर्शित करना चाहा कि आप तो ये जानते हो। तो इसलिए जब रियली में एग्जाम में ये क्वेश्चन एक्सेप्ट ये रख के नहीं आने वाला, नेट में कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए 100 में से कोई एक क्वेश्चन के चांस होते हैं। मैं पिछले करीब 32 नेट के एग्जाम को जानता हूँ, 32। इन 32 नेट के एग्जाम में जो पहले शुरुआत के साल थे, उन साल में हर पेपर में 10-10, 15-15 क्वेश्चन रिपीट हुआ करते थे। तब की कहानी अलग थी। लेकिन जब इससे ये पेपर इकट्ठा होना शुरू हुआ है और जब से बुकलेट हाथ में आनी शुरू हुई है, तब से रिपीटेशन ना के बराबर है। जैसे जिस दिन से पहली बार ये पेपर एक सिंगल पेपर के रूप में आना शुरू हुआ और ये बुकलेट के रूप में आना शुरू हुआ और बुकलेट मिलने लगी, उससे लेकर के मैं आज तक की बात करूं तो आज तक केवल 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए टोटल। जबकि इस बीच में जो पेपर हो चुके हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से 10 के आसपास हो चुके हैं, 10 या 12 के आसपास। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि क्वेश्चन का आंसर रट लेने से आपको फ़ायदा मिलने वाला है, तो आप अपना बेवकूफ़ बना रहे हो। आप पता है, इंडियन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हम अपने क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन हमसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। कारण ये है उसका, क्योंकि क्लास टाइम में जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो अपने रट्टाफिकेशन नॉलेज के बेस्ड पर प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर जानते हुए या फिर चीटिंग करके अपने आंसर मार्क करते हैं, जबकि उन्हें ना तो ये पता कि उस क्वेश्चन में समझाया क्या गया था, ना उन्हें ये पता कि उसकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या थी। इसलिए जब रियल लाइफ सिनेरियो में डाटा चेंज होकर क्वेश्चन आता है तो वो नहीं कर पाते और इसलिए फेल हो जाते हैं। लेकिन वो बोलते रहेंगे इस बात को कि हमारे पास टेस्ट में इतने अच्छे नंबर आते थे। ये कोई नई बात नहीं है, मैंने बहुत बार देखा है कि जो टेस्ट के टॉप रैंकर्स हैं वो नेट क्वालिफाई नहीं करते। जैसे मैं आज भी जानता हूं कि अगर इन टेस्ट में किसी के 200 में से 190 नंबर आ रहे हैं तो वो कैसे आ रहे हैं मुझे अच्छी तरह पता है। बट भाई अगर आपने ठान रखा है कि आपको अपना बेवकूफ़ बनाना है, तो बोला मैं कौन होता हूँ तुम्हें शीशा दिखाने वाला, तुम्हें तो वक्त शीशा दिखा देगा। बट ये याद रखना कि तुम्हें किसी ने इस बारे में टोका नहीं था, अब ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें टोक चुका हूँ इस बारे में। तो आई होप कि इसका रीज़न तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में डिफरेंट टाइप के एपिटॉप्स का जिक्र किया गया है। एपिटॉप एक मोटा वर्ड है प्रोटीन का या किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल का जिससे एंटीबॉडी या टीसीआर बाउंड करता हो। याद रखना है ये टर्म एंटीबॉडी और टीसीआर के लिए है। एंटीबॉडी या टीसीआर जिस किसी मॉलिक्यूल के जिस सरफेस पर टच कर रहा है बाइंडिंग के लिए, उस हिस्से को एपिटॉप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और एंटीबॉडी का जो बाइंडिंग हिस्सा है वो केवल इतने पार्ट से टच कर रहा है, तो केवल ये हिस्सा जो टचिंग में इन्वॉल्व है, केवल ये है एक एपिटॉप। एंटीजन इस पूरे मॉलिक्यूल को या इस पूरे ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा, मतलब ये है एक एंटीजन और ये है एक एपिटॉप। मैंने पहले भी कहा था कि एंटीबॉडी आर प्रोटीन्स और इसलिए इन प्रोटीन्स के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मुझे मिल सकता है। तो यानी कि इस प्रोटीन में भी डिफरेंट एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट यानी कि एपिटॉप्स पॉसिबल हैं। अब ये एपिटॉप किस बेस पर है? एलील्स के डिफरेंस की वजह से या क्लास के डिफरेंस की वजह से या फिर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंस की वजह से, इसके बेस पर इन एपिटॉप्स को, जिनके लिए कॉमन एक वर्ड और भी है डिटर्मिनेंट्स, इनको हम बोलते हैं आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स जो कि कांस्टेंट रीजन के, एलोटिपिक डिटर्मिनेंट्स जो कि कांस्टेंट रीजन के हैं लेकिन कम, और आइडियोटिपिक डिटर्मिनेंट जो कि वेरिएबल रीजन के हैं। इस सेशन का ये स्कोप नहीं है कि मैं इनको और डिटेल में क्लियर कर सकूं, बट ये 3 टर्म आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑर्डर टू प्रेसिपिटेट अ पर्टिकुलर प्रोटीन बाय इट्स स्पेसिफिक एंटीसीरम। जब भी कभी एंटीसीरम वर्ड इस्तेमाल करें तो समझ जाओ हम एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। हम किसी प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं। कोई चीज जो डिसॉल्व कर रखी है उसे प्रेसिपिटेट अगर करना है
तो उसके डिजोल्व पार्टिकल को आपस में चिपका करके बड़े बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होगा। एंटीसीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट वॉज फाउंड दैट द प्रोटीन फॉर्म्ड क्रॉस लिंकिंग लैटिसेस विद स्पेसिफिक पॉलीक्लोनल एंटीसीरम। अब ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि पॉलीक्लोनल क्या होते हैं, बट फेल टू प्रेसिपिटेट विद स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीसीरम। तो पॉलीक्लोनल और एंटीबॉडी मोनोक्लोनल का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, उसी के बेस पर आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। मान लीजिए आपके पास एक एंटीजन है, इस एंटीजन में 3 डिफरेंट टाइप के एपिटोप हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो कि ये अलग अलग कलर से इंडिकेट कर रखा है। इस एंटीजन को आपके माउस में डाला गया और माउस को मौका दिया गया कि उसका इम्यून सिस्टम इसे पहचाने और उसके अगेंस्ट मेमोरी क्रिएट करे। आफ्टर नियरली 45 डेज इस माउस को सैक्रिफाइस किया गया, लेकिन उससे पहले इसके सीरम को चेक कर लिया था कि ये इस एंटीजन से बाइंड करता है या नहीं करता। अब इन्होंने क्या करा कि पैनिंग का इस्तेमाल करके इसमें वो सारी बी सेल्स आइसोलेट कर ली जो बी सेल्स ऐसे एंटीबॉडी बनाते हैं जो इस एंटीजन से बाइंड करते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके सब 1 से बाइंड करते हो सकता है कुछ एंटीबॉडी 2 से बाइंड करते हो, या कोई 3 से, या कोई 4 से, लेकिन जितनी भी बी सेल्स हैं याद रखना, एक बी सेल एक ही स्पेसिफिसिटी का एंटीबॉडी बनाती है। एक ही बी सेल तमाम एपिटॉप से बाइंड करने का एंटीबॉडी नहीं बनाती। हर एक इंडिविजुअल बी सेल ओनली स्पेसिफिक फॉर 1 एपिटॉप एंटीबॉडी बनाएगी। अब इनको इमोबिलाइज कर लिया गया है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इन हाइब्रिडोमा को अलग अलग सिंगल सेल आइसोलेट करके अलग अलग कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया। तो जैसे कि इस एक सेल को आइसोलेट करके जो उसके क्लोन्स बने हैं, उन क्लोन्स से जब बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनने शुरू हो गया तो एंटीबॉडी टेस्ट किया गया और ये एंटीबॉडी पहचानता है एपिटॉप नंबर 1 को, दूसरी टेस्ट ट्यूब में वो पहचानता है 2 को, फिर 3rd को, फिर 4th को। तो जितने भी ये इंडिविजुअल एक बी सेल के क्लोन से मिले हुए एंटीबॉडीज हैं, इन सबको हम बोलेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और चाहे एक टेस्ट ट्यूब में 100 एंटीबॉडी हो, लेकिन सब के सब एक ही एपिटॉप को पहचानेंगे। अगर मैं इन सारी सेल को मिक्स कर दूं एक साथ और एक साथ मिक्स करके कल्चर करूं, तब ये सारे एंटीबॉडी मुझे एक साथ मिलेंगे एक ही मिक्सचर में, और तब मैं इसे बोलूंगा पॉलीक्लोनल। देखिए, अगर मैं एक अकेली सेल ले रहा हूं तब भी वो एंटीजन को पहचान रहा है, सारी सेल ले रहा हूं तब भी वो एंटीजन को पहचान रहा है। फर्क है एपिटॉप्स का। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज का जो मिक्सचर होता है वो डिफरेंट एपिटॉप्स को पहचान सकते हैं, मतलब उनके पास बाइंडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है उसके पास केवल एक ही तरह का एपिटॉप होता है, तो अगर वो एपिटॉप उसे एंटीजन में मिल गया तो वो बाइंड करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। लॉजिक ये था सिंपल सा। तो अगर आपके पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंटीजन में पड़े हुए हैं, मतलब एक एंटीजन ऐसा है जिसपे मल्टीपल एपिटॉप्स हैं लेकिन एक टाइप का एक एपिटॉप, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक एंटीजन पे जो एक एपिटॉप है वो एंगेज हो चुका एक एंटीबॉडी के साथ, तो वो बाइंड तो कर रहे हैं, लेकिन एक ही एंटीजन से अगर मैं चाहता हूं एंटीबॉडी यहां भी बाइंड करे और एंटीबॉडी यहां भी बाइंड करे, तो जरूरी है कि इस एक एंटीजन के पास कम से कम 2 एपिटॉप होने चाहिए। अगर 2 एपिटॉप होंगे एक जैसे, तब मोनोक्लोनल इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। पॉलीक्लोनल के साथ कहानी यह है, क्योंकि चाहे एक एक कॉपी क्यों ना हो, लेकिन मल्टीपल एपिटॉप्स हैं, तो एक एंटीबॉडी ने इन 2 एपिटॉप्स को पकड़ लिया, दूसरी वैरायटी ने दूसरे एपिटॉप्स को पकड़ लिया, और इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग होती जाएगी। तो जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमारे पास था कि प्रोटीन हैज मल्टीपल डिस्टिंक्ट एपिटॉप बट ईच हैज सिंगल कॉपी, और इसी वजह से मोनोक्लोनल सिंगल कॉपी होने की वजह से मोनोक्लोनल उसको प्रेसिपिटेट नहीं कर पा रहे, बाइंड तो कर रहे हैं, लेकिन पॉलीक्लोनल है जो उसे प्रेसिपिटेट कर पाएंगे। पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये सभी टर्म्स इम्यूनोलॉजी में बढ़िया क्लियर होनी चाहिए। तो जी क्वेश्चन नंबर 11, एक्टिवेशन ऑफ द WNT सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। अब देखिए, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है ये मल्टीपल जगह आती है, सिग्नलिंग में भी है यही बात, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट है, तो इसे आप रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में भी देखते हो। Of the various pathway, which of the following is most likely to induce cytoskeletal changes like cell shape and movement?
हालांकि यहां पर जो आंसर दिया गया था वो ऑप्शन नंबर 2 था, लेकिन इस क्वेश्चन में गड़बड़ थी। कायदे में इस क्वेश्चन को कुछ और होना चाहिए था। इस क्वेश्चन को बोलना चाहिए था कि ऑफ द वेरियस पाथवेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू इंड्यूस साइटोस्केलेटल चेंज लाइक सेल शेप एंड मूवमेंट। तो इसमें बदलाव आना चाहिए था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। यहां नॉट वर्ड ऐड होना चाहिए था, क्योंकि यहां जो ये पाथवेज के रूप दे रखे हैं, देखिए WNT कई तरीके से सेल के अंदर सिग्नलिंग शुरू कर सकता है। इनमें से एक पाथवे है बीटा कैटेन के थ्रू। अगर बीटा कैटेन वाली पाथवे की बात करें तो मुझे इससे जीन ऑन होती हुई दिखाई देंगी सिग्नलिंग के पॉजिटिव होने पे, और ये जीन्स सेल को डिवाइड करवाती हैं, सेल प्रोलिफरेशन। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बीटा कैटेन की बात कर रहा है, और ये सेल प्रोलिफरेशन के लिए जिम्मेदार होता है, सेल डिवीजन के लिए, ना कि सेल की शेप और मूवमेंट के लिए। इसके अलावा डिशेवल प्रोटीन के थ्रू ये कैल्शियम, कैम काइनेज और प्रोटीन काइनेज सी वाली पाथवे को शुरू कर सकता है, जो कि सेल एडेशन और सेल मूवमेंट, इसके लिए साइटोस्केलेटल सिस्टम में बदलाव लेके आते हैं। ये नॉन कैनोनिकल पाथवेज हैं। इसके अलावा ये रो ए या फिर रास राफ पाथवे, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें साइटोस्केलेटल सिस्टम का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो असल में रो वाली पाथवे, फॉस्फोलाइपेज सी वाली पाथवे जिसमें कैम काइनेज है, और रास राफ वाली पाथवे, इन सब में साइटोस्केलेटल चेंजेस आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 वाली में नहीं आते। तो अब क्वेश्चन गलत है तो सब सही कहलाए जाएंगे। बट अब देखो, ये जो ऑप्शन नंबर 2 पर इतना बड़ा बार जा रहा है, ये बार इसलिए जा रहा है क्योंकि ज्यादातर जगह जहां ये क्वेश्चन आया इसका आंसर 2 मार्क किया गया, तो सब रट के तो बैठ गए कि इसका आंसर 2 है, बिना ये जाने कि ये क्वेश्चन सही भी था या गलत था, क्योंकि क्वेश्चन में भी जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें भी नोट नहीं लगा हुआ। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि सेकेंडरी मैसेंजर होते कौन है। जब हम सिग्नलिंग पाथवे की बात करते हैं तो सेल के बाहर से आने वाला पहला सिग्नल मॉलिक्यूल, उसे हम सिर्फ सिग्नल मॉलिक्यूल कहते हैं, इंडियड प्राइमरी मैसेंजर भी नहीं बोलते। एक अकेला हार्मोन या कोई ग्रोथ फैक्टर आएगा, एक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 मॉलिक्यूल आते हैं एक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जैसे कि इंसुलिन वाले केस में, या फिर साइटोकाइन्स में होता है ऐसा। लेकिन जनरली 1 या 2 हार्मोन्स आते हैं जो जनरली एक ही रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, चाहे 2 आए चाहे 1। फिर वो एक रिसेप्टर एक किसी अडाप्टर मॉलिक्यूल को या फिर किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, जैसे कि GPCR में जी प्रोटीन एक एक्टिवेट हुआ, एक जी प्रोटीन एक एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, इस केस में एडेनाइल साइक्लेज। अभी तक जो सिग्नल चल रहा है वो 1 to 1 to 1 चल रहा है, नो एम्पलीफिकेशन। लेकिन फिर एडेनाइल साइक्लेज ने एक मॉलिक्यूल बनाया साइक्लिक AMP, और वो बार बार उस रिएक्शन को करता गया। तो एक एंजाइम ने एक्टिव होकर के हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50, 60 साइक्लिक AMP बना डाले हों। अब ये साइक्लिक AMP जाएंगे और हर एक दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे, फिर वो प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेंगे, वो मॉलिक्यूल्स और को एक्टिवेट करेंगे, और इस तरह से एम्पलीफिकेशन होता जाएगा। लेकिन इस एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में सबसे पहला एम्पलीफिकेशन जिस स्टेप पे शुरू हुआ है, वहां जो प्रोटीन या जो मॉलिक्यूल निकला है, ये मॉलिक्यूल जो अपनी जगह छोड़ करके डिफ्यूज करके कहीं और जाएगा किसी और प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए, पहला मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। आमतौर पे बाय नेचर ये छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, और ये वाटर सोल्यूबल हो सकता है, नॉन प्रोटीन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी मैसेंजर के, जैसे साइक्लिक GMP है, साइक्लिक AMP, और ऐसा ही एक प्रोटीन ये भी है। मतलब हमेशा GPCR पाथवे में साइक्लिक AMP ही बनेगा ऐसी कोई शर्त नहीं है। GPCR पाथवे में ही एक पाथवे वो भी है जिसमें G प्रोटीन अलग तरह का है, GQ। इस GQ प्रोटीन के एक्टिव होने पर ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज C बीटा को, और आपकी मेम्ब्रेन, आपको याद होगा कि मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है। जो वहाँ फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, उनका एकमात्र काम लिपिड बायलेयर मेंटेन करना नहीं है, उनमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल तो असल में सबस्ट्रेट हैं फॉर अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जैसे अभी किसी सेशन में हम लोगों ने देखा था कि
जब चोट लग जाती है तो इसी मेम्ब्रेन में एक फॉस्फोलाइपेज आके कट मारता है लिपिड में और एराकिडोनिक एसिड को रिलीज कर देता है, वो जो आपके इंटरल्यूकेंस ल्यूकोट्राइन्स वगैरह बनाता है, दर्द का एहसास कराता है। सेम ऐसे ही एक और लिपिड है मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला, इसका नाम है PIP2। फुल फॉर्म है इसकी फॉस्फेटिडल आयनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। ये एक मेम्ब्रेन में कॉमनली पाया जाने वाला लिपिड है, साइटोसोलिक लिपिड में रहता है। जब सिग्नलिंग होगी तो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, इसका जो हेड ग्रुप है उसमें आयनोसिटोल 3 फॉस्फेट को काट के अलग कर देता है। आयनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IP3 भी कहते हैं, ये यहां से डिफ्यूज करता है और जाके बाइंड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस केस में, और यहां IP3 गेटेड कुछ चैनल्स हैं कैल्शियम के, उन्हें खोल देता है। कैल्शियम बाहर निकल के आ जाता है और ये जाकर के दूसरे प्रोटीन से एक्ट कर रहा है, जैसे कि प्रोटीन काइनेस सी या फिर कैल्मोडोलिन। इस केस में प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करने के लिए एक जो बचा हुआ प्रोटीन था, लिपिड का मॉलिक्यूल था, PIP से IP3 निकालने के बाद जो बचा हुआ आपका लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये है डाई असाइल ग्लिसरॉल। अगर खोल के पढ़ सको तो ये 2 असाइल ग्रुप विद ग्लिसरॉल, ये लिपिड में लगे हुए हैं और ये एंकरिंग साइट है फॉस्फोलाइपेज सी को होल्ड करने के लिए। लेकिन काम जब तक नहीं करेगा तक कि साइक्लिक, जब तक कि कैल्शियम ना आ जाए। अब इस केस में IP3, कैल्शियम और ये डायसाइल ग्लिसरॉल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DAG बुलाते हैं, ये तीनों के तीनों सेकेंडरी मैसेंजर हैं। PIP2 पेरेंट मॉलिक्यूल है, ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। तो जो क्वेश्चन था आपका सेकेंडरी मैसेंजर कौन नहीं है, रटाफिकेशन में आपको पता है कि भाई फॉस्फेटिडल आयनोसिटोल इज अ फॉस्फोलिपिड। PIP2 जो कि इसका मॉडिफाइड वर्जन है, उससे बन जाते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेकेंडरी मैसेंजर, बट ये खुद नहीं है। जबकि साइक्लिक GMP या फिर साइक्लिक AMP, डायसाइल ग्लिसरॉल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DAG कहते हैं, आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जिसे हम IP3 कहते हैं, और कैल्शियम आयन भी, और इसके अलावा और भी बहुत मॉलिक्यूल हैं, N2O भी है, H2S भी है। ये सब के सब सेकेंडरी मैसेंजर कैटेगरी में आते हैं। नॉलेज रेटाफिकेशन नहीं होती, नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग। यहां ज्यादातर लोगों का आंसर सही है, बट लॉजिक में क्लियर कर रहा हूं कि समझ में आना चाहिए कि क्या कहानी क्या थी। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। ब्रेक है आपके पास 10 मिनट का। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम की बड़ी इंपॉर्टेंट सेल हैं जो कत्लेआम मचाती हैं। इनके बारे में बात की गई है कि वो क्या एक्सप्रेस करती हैं। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के पास एक तो मुझे CD8 मिलने वाला है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, रिसेप्टर का नाम है 8, CD8। CD8 पॉजिटिव सेल TC सेल होती हैं और CD4 पॉजिटिव T हेल्पर सेल होती हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ MSC का भी बात की गई है। MSC 3 तरह के होते हैं, MSC1, MSC2 और MSC3, जिनमें से MSC3 का अक्सर हम जिक्र नहीं करते क्योंकि वो सोल्यूबल प्रोटीन है। MSC1 और MSC2 ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स हैं, एंटीबॉडी क्लास में आते हैं, ये भी IgG फैमिली के मेंबर हैं। इसमें से भी MSC1 ये हमारी सभी सेल्स के ऊपर अवेलेबल है। जिस किसी सेल में न्यूक्लियस है उस सेल के पास MSC1 भी बनता है, चाहे वो आपके न्यूरॉन्स हो, चाहे वो आपकी मसल्स की सेल्स हो, चाहे वो B सेल्स हो, चाहे वो T सेल्स हो, हर सेल के पास MSC1 जरूर मिलेगा। तो इसलिए चाहे वो CD8 होती पॉजिटिव या CD4 पॉजिटिव होती, MSC1 तो मिलना ही था उसके पास। MSC1 वायरस के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एंटीजन को प्रेजेंट करने का सिस्टम है और ये हथियार सभी सेल्स के पास है। MSC2 केवल उन सेल्स के पास है जिन्हें हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसमें आती हैं B सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स। नो डाउट, जैसा कि हमने पहली वाली लाइन बोली कि MSC1 सभी सेल के पास है, तो ये सभी सेल की कैटेगरी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी आ गए। यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास MSC2 भी होता है और MSC1 भी होता है। अब अगर कोई आपसे कोई बोले कि B सेल के सरफेस पर क्या क्या मिलेगा, B सेल ज़्यादातर लोग याद रखते हैं एंटीबॉडी के लिए, तो उसके सरफेस पर एंटीबॉडी के रिसेप्टर जरूर होंगे। इसके अलावा उसके पास MSC1 भी होगा
और इसके अलावा उसके पास MSc2 भी होता है। तो हमें कुछ इस जानकारी को ब्रॉड माइंड से याद रखना चाहिए। आंसर नंबर 4 था इसका करेक्ट कि TC के पास में CD8 और इसके अलावा अगर इसके सरफेस की बात करूं तो उस पर MSc1 भी मिलेगा मुझे। काफ़ी लोगों ने ठीक दिया है, लेकिन जिन लोगों ने एक तो CD4 मार्क किया है तो भाई आपको तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपको जो TC और TH का बेसिक डिफरेंस है वो भी क्लियर नहीं है। और जिन्होंने चलो CD8 बोल दिया लेकिन MSc2 बोला है, तो ये भी एक कंडीशन अच्छी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल एडेशन प्रोटीन। ये फिर दोबारा से क्वेश्चन है उसी प्रोटीन्स के ऊपर। एनकैम, कैडहेरेंस, सेलेक्टेंस, आईकैम्स। तो कैडहेरिन आपके सेल एडेशन प्रोटीन्स हैं। माइक बंद कर दीजिए प्लीज। कैडहेरिन, सेलेक्टिन और आईजी सुपर फैमिली, ये सभी के सभी प्रोटीन्स सेल एडेशन प्रोटीन है। लेकिन लैमिनिन नाम का प्रोटीन ये सेल एडेशन प्रोटीन नहीं होता। लैमिनिन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाने वाला है, सेल की मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होता। हाँ, ECM को सेल के साथ इंटरेक्ट कराने के लिए ये कई बार आपके इंटीग्रिन जैसे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल जरूर करता है। ये डायग्राम किसी भी वर्जन में आए, आपको इन डायग्राम को देखना आना चाहिए। और ये 4 बेसिक क्लासेस जो हैं सेल एडेशन प्रोटीन्स की, ये आपको याद रहनी चाहिए। कैडहेरेंस, कैम्स, इंटीग्रिन्स और सेलेक्टिन्स। टेबल तो और भी बहुत सारे हैं, डराने के लिए तो मैं लगा रखा है मैंने कि बहुत कुछ होता है ECM और सेल सेल इंटरेक्शन पढ़ने के लिए। तो इन्होंने नोट आ सेल एडेशन प्रोटीन में जिन लोगों ने IG सुपर फैमिली को किया है, तो शायद उन्हें IG सुपर फैमिली के आई कैम्प्स का आइडिया नहीं है। ये गलती मत करो। क्वेश्चन नंबर 15, द म्यूटेशन इन एन ऑन्कोजीन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। ऑन्कोजीन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो 2 तरह की जीन्स होती हैं जो कैंसर के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक तो ऑन्कोजीन्स और एक मेल फंक्शनल ट्यूमर सप्रेसर जीन। असल में ये दोनों जीन्स जो हैं ये हमारे नॉर्मल सेल साइकिल के रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। अगर आपको याद हो तो सेल साइकिल में हमने काफ़ी सारे जीन्स के एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, मतलब प्रोटीन्स पढ़े हैं। P53 पढ़ा है हमने, P21 पढ़ा है हमने, E2F पढ़ा है। तो ये सारे प्रोटीन्स सेल साइकिल प्रोग्रेशन या फिर सेल साइकिल को रोकने के लिए होते हैं। जितने प्रोटीन सेल साइकिल को रोकते हैं उन सबको हम लोग ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन कैटेगरी में डालते हैं। और जितने भी प्रोटीन सेल साइकिल के प्रोग्रेशन में इस्तेमाल होते हैं, जो कहते हैं सेल डिवाइड करो, जैसे कि साइक्लिन्स, जैसे कि E2F, तो ये सब के सब प्रोटीन्स हमारे प्रोटो-ऑन्कोजीन कैटेगरी में आते हैं। प्रोटो वर्ड इसलिए ऐड किया गया है कि अपने नॉर्मल कंडीशन में ये कैंसर कोज नहीं करते। नॉर्मल कंडीशन में तो उनका काम है सेल साइकिल को डिवीजन के लिए प्रमोट करना। लेकिन अगर इनमें गड़बड़ हो जाए जीन एक्सप्रेशन में, तब ये प्रोटो-ऑन्कोजीन कैन बी अ ऑन्कोजीन। अब क्वेश्चन क्योंकि ऑन्कोजीन के बारे में था, तो ऑन्कोजीन वो होंगी जो ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करें जो सेल साइकिल को ग्रोथ के लिए बोले। तो म्यूटेशन ऐसा होना चाहिए जो म्यूटेशन प्रोटीन को बनवाता हो। और ऐसे म्यूटेशंस जिनमें प्रोटीन ज़्यादा बनने लगे, ज़्यादा स्टेबल बनने लगे, या फिर उसका रेगुलेशन खत्म हो जाए, तो ऐसे म्यूटेशंस को हम लोग बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन। तो प्रोटो-ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होती है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के बाद। जबकि ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिससे बनने वाला प्रोटीन सेल साइकिल को रोकता है, एपोप्टोसिस कराता है, तो ये कैंसर को तब करेगा जब ये लॉस ऑफ फंक्शन कर ले, मतलब जीन काम करना बंद कर दे। ऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन और ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन, ये हैं जो कैंसर कोज करते हैं। इसके अलावा एक वर्ड और भी था जो डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन था। आपको ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी म्यूटेशन करने से एक प्रोटीन इसकी कन्फर्मेशन बदल गई और ये बदली हुई कन्फर्मेशन से अब किसी दूसरे एक्टिव फॉर्म को काम करने नहीं दे रहा। तो मान लीजिए हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हम कहते हैं कि एक हमारे पास है कैपिटल T नॉर्मल प्रोटीन और एक स्मॉल t उसकी नॉन फंक्शनल कॉपी।
तो कायदे में तो कैपिटल टी से वर्किंग प्रोटीन बनना चाहिए और फंक्शन दिखना चाहिए, लेकिन स्मॉल टी से जो प्रोटीन बनता है वो गड़बड़ है और वो जाके बाइंड करता है कैपिटल टी वाले प्रोटीन को भी काम करने नहीं देगा। तो इस तरह के म्यूटेशन जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना असर दिखा सकते हो, खास तौर से काम ना करने की एबिलिटी, उन्हें बोलते हैं हम लोग डोमिनेंट नेगेटिव। बट वो इस केस का एग्जाम्पल नहीं था। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन तो आएगा आपका ट्यूमर सप्रेसर के लिए, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इस कैटेगरी में कहीं फिट नहीं होता। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में भी तो कुछ बदलाव आएगा ना, कोई पॉइंट म्यूटेशन होगा या फिर कोई डिलीशन होगा, कोई इन्वर्जन होगा, उसके बदले में मिससेंस या फिर नॉनसेंस या फिर फ्रेम शिफ्ट होगा। तो असल में फ्रेम शिफ्ट कभी भी ये इंश्योर नहीं करता कि भाई फंक्शन परमानेंट होगा या फिर फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं कारण क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे पास 4 सिंगल अमीनो एसिड म्यूटेंट्स हैं, मतलब हमने एक ही प्रोटीन के 4 वेरिएंट ले रखे हैं और हर एक वेरिएंट में एक ही अमीनो एसिड का बदलाव है, ए से लेकर डी तक, ऑफ अ प्रोटीन in the epitope region of a monoclonal antibody X were made and expressed in E. coli। तो जो ये प्रोटीन था, इस प्रोटीन में किसी जगह पर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है, एपिटोप। फिलहाल मैं जस्ट ऐसे ही रफ एक डायग्राम बना रहा हूं। तो जो ये म्यूटेशन है इसकी एपिटोप बाइंडिंग साइट में, इनको एक्सप्रेस कराया गया ई कोलाई में। ई कोलाई से प्रोटीन को आइसोलेट किया गया और फिर इनको एसडीएस पेज जेल पे रन किया गया। उसके बाद इन्हें ट्रांसफर किया गया है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर और वेस्टर्न ब्लॉटिंग की गई है उसी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके जिसकी हम बात कर रहे थे। तो रिजल्ट हमारे सामने फिगर में है। फिगर में लोड कंट्रोल का मतलब है कि प्रोटीन लोड हुआ था, वाकई में आपने मिस नहीं कर दिया एक्सपेरिमेंट में। आपका ए, बी, सी, डी और डब्ल्यूटी। डब्ल्यूटी का मतलब है वाइल्ड टाइप। तो जब वाइल्ड टाइप प्रोटीन जिसमें कोई बदलाव नहीं है तो एंटीबॉडी चिपकता है और अच्छा खासा सिग्नल मिल रहा है मुझे डार्क ब्लैक बैंड के रूप में। यह इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रोटीन वहां है और एंटीबॉडी से बाइंड भी करता है। लेकिन सी और डी में वो गायब हो गया, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा, जबकि लोड कंट्रोल कहता है कि प्रोटीन तो था सैंपल में। तो इसका मतलब यह है कि सी और डी में जो भी म्यूटेशन हुआ है उससे एपिटोप की कुछ कंफर्मेशन ऐसे बदली है कि एंटीबॉडी से बाइंड नहीं कर सकता। बी की कंफर्मेशन एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे डब्ल्यूटी की थी, क्योंकि बैंड की विड्थ और साइज सेम है। ए में थोड़ी सी कमजोरी आ गई है, यानी कि एपिटोप उतना एफिशिएंट नहीं है जितना वाइल्ड में था। तो अब यह पूछा गया कि रिजल्ट जो इस फिगर में दिए गए हैं, अब कौन सा रिजल्ट का क्या कारण हो सकता है। जो ये 4 सिंगल म्यूटेशन की बात कर रहे थे, ये म्यूटेशन है वैलिन अमीनो एसिड को बदल करके एलानिन कर दिया गया उसकी जगह पर, ग्लाइसिन की जगह पर प्रोलीन, एलानिन की जगह पर एस्पार्टिक एसिड और आइसोल्यूसिन की जगह पर ल्यूसिन। जब कभी अमीनो एसिड को चेंज किया जाए तो आपको 20 अमीनो एसिड्स की जो प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो वो बड़ी काम आती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। माइक बंद कर दीजिए प्लीज। अगर सेम अमीनो एसिड है, जैसे कि आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, लगभग सेम स्ट्रक्चर है दोनों का और प्रॉपर्टी भी, तो ये बदलाव कि आइसोल्यूसिन की जगह पर ल्यूसिन कर दूं या वाइसा वर्सा, प्रोटीन की कंफर्मेशन पर असर नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर मैं एलानिन की जगह पर एस्पार्टिक एसिड डाल दूं या वाइसा वर्सा, तो एलानिन एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड एक नेगेटिव चार्ज का अमीनो एसिड है, तो ये बदलाव बहुत बड़े लेवल का है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिमिलरली ग्लाइसिन और प्रोलीन का बदलाव, ग्लाइसिन बहुत फ्लेक्सिबल है और प्रोलीन बहुत रिजिड है, ये भी असर करेगा। वैलिन और एलानिन लगभग एक जैसे हैं। तो अब हमें चेक करना है, सबसे पहले सी और डी को देख लीजिए आप, किस किस ऑप्शन में सी और डी का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में सी है, ऑप्शन नंबर बी में डी है, थर्ड में भी डी है और फोर्थ में सी है। अब इन चारों ऑप्शनों में इनको सी या डी को डिफाइन करने के लिए क्या बोला गया है, तो आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां सिग्नल गायब हो गए हैं तो मतलब बड़े लेवल का बदलाव है। तो इन 4 में से
या तो ग्लाइसिन टू प्रोलिन का बदलाव हो या फिर एलानिन टू एस्पार्टिक का बदलाव हो, तो वो वैलिड कारण होगा। पहले वाले ऑप्शन में कहा गया कि ग्लाइसिन की जगह पर प्रोलिन चेंज किया है, ये वैलिड है, ये बड़ा फर्क करता है। दूसरे वाले में वैलिन की जगह पर एलानिन चेंज किया गया है, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि ये दोनों अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक नेचर के ही हैं और ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इससे इतना बड़ा फर्क नहीं आ सकता कि वो एपिटोप बिल्कुल गायब हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल आउट है। ऑप्शन नंबर 3 में डी के लिए रीजन दिया गया आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन, दोनों सेम अमीनो एसिड हैं लगभग, तो ये बदलाव भी इतना बड़ा चेंज नहीं कर सकता कि आपकी एपिटोप डिमिनिश हो जाए, तो ये भी गलत एक्सप्लेनेशन है। लास्ट ऑप्शन है आपका कि सी इज ड्यू टू वैलिन टू एलानिन, और ये भी सिमिलर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी इनवैलिड है। केवल पहला ऑप्शन है जो बैंड गायब होने को जस्टिफाई कर रहा है करेक्ट रिप्लेसमेंट दिखा करके। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए सेल सेल इंटरेक्शन में दो टेबल्स या फिर कह दीजिए दो बड़े डायग्राम्स हैं जो आपके काम आते हैं। पहला है सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स का, जो हम 2 बार देख चुके हैं, कैम, कैडहेरेंस वगैरह, और दूसरा ये है सेल सेल इंटरेक्शन वाले मॉलिक्यूल्स का नाम, उनका फंक्शन या उनकी कंपोजिशन। फिजिकल अटैचमेंट बिटवीन सेल्स इंपॉर्टेंट इन इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ इन द टिश्यू। हमारी सभी सेल्स आपस में चिपकी हुई हैं और चिपकने के लिए कुछ प्रोटीन असेंबलीज रिस्पॉन्सिबल हैं। वेरियस फिजिकल सेल जंक्शन इन वर्टिब्रेट एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्राइमरी फंक्शन। और नीचे कॉलम ए में फंक्शन दिया गया है, कॉलम बी में उसका नाम दिया गया है। ऑर्डर सेम नहीं है तो आपको मैच करना है। अब यहां सबसे पहला जो दे रखा है वो है सील गैप बिटवीन एपिथेलियम सेल। जब भी कभी सील वर्ड आ जाए कि वो बिल्कुल सील बंद करना चाहते हैं, तो हम बात कर रहे हैं टाइट जंक्शन की। तो ए का करेक्ट मैचिंग है ऑप्शन नंबर 3। ए का 3 आपके पास एक ही आंसर में था, आंसर आपका यहां सॉल्व भी हो गया। अब इसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं डेस्मोसोम्स, हेमिडेस्मोसोम्स और एडहेरेंट जंक्शन। एडहेरेंट जंक्शन को याद रखना कि साइटोस्केलेटल सिस्टम में से जहां की 3 फाइबर होते हैं, एक्टिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल, इस सेल सेल इंटरेक्शन में माइक्रोट्यूब्यूल्स रोल नहीं करते। यहां या तो एक्टिन फिलामेंट्स का रोल है या फिर रोल है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। अब सेल सेल एडेशन प्रोटीन, ये प्रोटीन जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और सामने वाली सेल से चिपके हुए हैं, सेल के अंदर किससे बाइंड हैं इसके बेस पर नाम है। अगर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से बाइंड होते हैं और एक सेल का प्रोटीन दूसरे सेल से इंटरेक्ट कर रहा है, सेल सेल का, तो आप इसे कहते हो, इसका नाम है डेस्मोसोम। और अगर सेल का इंटरमीडिएट फिलामेंट बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंटरेक्ट कर रहा है, सेल सेल नहीं, सेल ईसीएम इंटरेक्शन है, तो आप इसे बोलते हो हेमिडेस्मोसोम। सिमिलरली अगर सेल सेल इंटरेक्शन वाले प्रोटीन्स और साइटोस्केलेटन में एक्टिन से बाइंड कर रहे हैं, तो इसे आप एडहेरेंट जंक्शन बोलते हो। कई बार इसे हम लोग फोकल एडेशन भी कहते हैं। और अगर ये सेल ईसीएम के बीच में इंटरेक्शन है जिसमें सेल के अंदर का एक्टिन इस्तेमाल किया गया है, तो इसे हम लोग एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स जंक्शन भी कहते हैं। गैप जंक्शन में भी साइटोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, आमतौर पर इंटरमीडिएट फिलामेंट। लेकिन गैप जंक्शन का जो बेसिक काम है वो है 2 सेल्स के बीच में रास्ते क्रिएट करना, चैनल्स बनाना। प्रोटीन है इसमें कॉनेक्सोन नाम के, और ये वाटर सोल्यूबल चैनल्स होते हैं। एक सेल का मॉलिक्यूल दूसरी सेल में जा सकता है इस चैनल के थ्रू। टाइट जंक्शन का काम होता है सील करना। तो इन्हीं को लेकर के यहां कहानी थी सारी। डेस्मोसोम, जहां एक्टिन वर्ड आ रहा है, एक्टिन जाएगा आपके एडहेरेंट जंक्शन में। जहां इंटरमीडिएट फिलामेंट आ रहे हैं, ये डेस्मोसोम्स या फिर हेमिडेस्मोसोम्स हैं, डिपेंड कि ये सेल सेल का इंटरेक्शन है या फिर सेल ईसीएम का। तो सी वाला कह रहा है कि सेल टू दोज इन द नेक्स्ट सेल, सेल सेल इंटरेक्शन है, यानी कि फर्स्ट का है सी। सिमिलरली हेमिडेस्मोसोम्स के लिए एंकरिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट इन अ सेल टू ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो आपके सेकंड का है डी, और बी का है आपका 4th। तो यहां भी काफी सारे लोगों को इसका आंसर क्लियर है, तो इसका मतलब ये टेबल आपने ढंग से पढ़ भी रखा है। बट इस टेबल में जो चीजें आपको याद रहनी चाहिए, फंक्शन इस इंटरेक्शन का,
इसमें इन्वॉल्व होने वाले प्रोटीन, जैसा आपको पता होना चाहिए कि गैप जंक्शंस में कनेक्सोन्स होते हैं। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि डेस्मोसोम्स या फिर एडेरेंट जंक्शंस में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम क्या है। टाइट जंक्शन में जो प्रोटीन इन्वॉल्व हुआ है उसका नाम क्या है। क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता कि वो कहां पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 18 है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीपीसीआर भी कहते हैं। ये एक 7 TM का प्रोटीन होता है और जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ में 3 प्रोटीन सब यूनिट जुड़ी हुई हैं जी प्रोटीन की। यह है अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें से अल्फा और गामा लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है और बीटा पेरिफेरल प्रोटीन है जो साथ में रहता है। अल्फा सब यूनिट से जीडीपी चिपका रहता है आमतौर पर। जब तक अल्फा यूनिट के साथ जीडीपी चिपका हुआ है तो अल्फा यूनिट जुड़ी रहेगी बीटा और गामा के साथ, इनएक्टिव। जब जीपीसीआर पे आके लाइगेंड बाइंड करता है तो जीपीसीआर का एक लूप, जो लूप अंदर निकला हुआ है, ये लूप एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर के रूप में काम करता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएफ कहते हैं। और ये जी प्रोटीन को बुलाएगा, उसके अल्फा सब यूनिट से जीडीपी हटाएगा, जीटीपी लगा करके उसे एक्टिव कर देगा। इससे जी अल्फा सब यूनिट इज रिलीज्ड, इट्स बाउंड जीटीपी, अलाउइंग जीटीपी टू बाइंड टू इट्स प्लेस। और जैसे ये हुआ, अब जी अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट हो चुका है, वो जाके अपने इफेक्टर प्रोटीन पे काम दिखाएगा जो उसे दिखाना है। लेकिन काम दिखाने के बाद में उसे वापस इनएक्टिव फॉर्म में आना है। तो इस सारी कहानी में इस जी प्रोटीन को रेगुलेट करने के लिए जो अल्फा सब यूनिट है वो क्या काम और करती है। ये अल्फा सब यूनिट के पास जब जीटीपी लग जाता है तो ये उस जीटीपी का खुद ही हाइड्रोलिसिस कर सकती है, जीटीपी को जीडीपी में अपना काम निपटाने के बाद। तो इसलिए जी अल्फा सब यूनिट में जीटीपेज एक्टिविटी है, जो कि इसका आंसर था। काफी लोगों ने ठीक किया है। देन क्वेश्चन नंबर 19, सेलुलर लेवल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है p53 is maintained by the ubiquitin ligase protein MDM2. Overexpression of MDM2 was found to convert a normal cell into cancer cell by destabilizing 53. एक और प्रोटीन है P19ARF, inhibit the activity of MDM2, thus stabilizing 53 loss of P19ARF function, also convert normal cell into cancer cell. इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, P53 का जो प्रोटीन है वो नॉर्मली एक्सप्रेस करता रहता है, ये अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है। लेकिन P53 प्रोटीन अगर आजाद है और बनता रहता है तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इसे मौका मिला तो ये न्यूक्लियस में जाएगा, डीएनए से बाइंड करेगा और ये उन जीन्स को ऑन कर देगा जिन जीन से बनने वाले प्रोटीन एक तो अपोप्टोसिस इंड्यूस कर सकते हैं और दूसरा सेल साइकिल को अरेस्ट कर सकते हैं। खुद ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो P53 ऐसा ना करे और सेल डिवाइड करते रहे ठीक ठाक, इसके लिए MDM2 नाम का एक प्रोटीन इससे आके बाइंड कर जाता है। और जब ये P53 से बाइंड करता है तो फिर P53 के ऊपर यूबिक्विटिन लगवा देता है और अल्टीमेटली P53 का डिग्रेडेशन होता रहता है। तो मतलब इन शॉर्ट लगातार P53 बनता रहता है और MDM2 लगातार उसे डिग्रेड करता रहता है, ताकि सेल के अंदर कभी P53 का बिल्डअप ना हो और सेल नॉर्मली डिवाइड करती रहे। लेकिन जब कभी स्ट्रेस हुआ, डीएनए डैमेज हुआ कि सेल के डिवीजन के लिए एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो सेंसर प्रोटीन जैसे कि ATM, ATR, CHK1, CHK2, DNAPK, डीएनए प्रोटीन काइनेज बोलते हैं इसको, ये सारे प्रोटीन्स या इनमें से कोई सा एक प्रोटीन आकर के MDM2 को मॉडिफाई कर सकता है। नतीजा MDM2 P53 से बाइंड नहीं करेगा। अब P53 फॉस्फेट लगने के बाद जाके इंटरेक्ट करेगा डीएनए से और उन जीन्स को ऑन कर देगा जिनका काम है सेल साइकिल को रोकना। सिमिलरली P19ARF ये भी इस स्टोरी में रोल निभाता है, MDM2 को P53 को डिस्ट्रॉय करने से रोक करके। यानी कि P19ARF अगर ये काम करेगा तो P53 आजाद रहेगा और P53 सेल साइकिल को बढ़ने नहीं देगा। इसलिए P19ARF और P53 ये दोनों के दोनों ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, क्योंकि जब भी सेल फालतू का डिवाइड करना चाहती है ये दोनों प्रोटीन आकर के सेल साइकिल को रोक सकते हैं और उसे मार सकते हैं। लेकिन MDM2 जब तक P53 को रोकता रहता है तो सेल के पास मैसेज है डिवाइड करने का। तो MDM2 एक प्रोटोन को जीन है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए
तो ये P53 से कंटिन्यूसली बाइंड करेगा, नतीजा अंडर स्ट्रेस भी सेल डिवाइड करती रहेगी। तो इसका आंसर था MDM2 एक ऑन्कोजीन है म्यूटेशन होने के बाद, और P19ARF एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, जैसे सेल्स एंड इंटरेक्शन में मैंने कहा कि एक तो जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स हैं वो, एक ये जो टेबल आता है डेस्मोसोम वगैरह का, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है रिवाइज करने के लिए। सेम ऐसे ही इम्यूनोलॉजी में क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी के जो टेबल्स होते हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेबल के अंदर बहुत इंफॉर्मेशन है और क्वेश्चन उनमें से किसी एक एंटीबॉडी के ऊपर या मल्टीपल के ऊपर उसी टेबल में से निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी जो टेबल दे रखा है, कॉलम 1 में फंक्शन है, कॉलम 2 में एंटीबॉडी की क्लास है, और नो डाउट मैच करने के लिए कहा गया है। पहला ऑप्शन है बाइंड्स टू मैक्रोफेज बाय FC। मैक्रोफेज के सरफेस पर रिसेप्टर लगा हुआ है, इस रिसेप्टर का नाम FC-R है। FC फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी किसका, इसके लिए मैंने डैश छोड़ा हुआ है, और R का मतलब है रिसेप्टर। अगर मैं मैक्रोफेज की बात कर रहा हूं तो एंटीबॉडी का एक रोल है जिसे बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करता है, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को मैक्रोफेज पहचानते हैं, उससे बाइंड करते हैं और उसको एंगल्फ कर लेते हैं। ये एनहांसमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस है, और ये करने की एबिलिटी IgG में है। तो अगर मुझसे ये कहा जाए कि मैक्रोफेज के सरफेस पर FC रिसेप्टर किसके लिए लगे होंगे, तो ये है गामा के लिए, गामा हैवी चेन के लिए, जो कि IgG में मिलती है। और ये ऑप्सोनाइजेशन वाला फंक्शन पूरा करने के लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो A का जो करेक्ट मैच है वो है 4। अब इस वाले टेबल में देखो तो A का केवल 4 एक ही ऑप्शन में था। क्वेश्चन तो यहां भी सॉल्व है, लेकिन अब जो बाकी बचे हुए ऑप्शंस हैं, क्योंकि हर एक ऑप्शन में इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। बाइंड्स टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल। जब भी कभी मास्ट सेल बेसोफिल की बात आ जाए तो आप बात करो एलर्जी की, क्योंकि इन सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स भरे पड़े हैं जिनमें काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, और जैसे वो ग्रैन्यूल्स बाहर निकलेंगे सेल से तो ये डिफरेंट टाइप की इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करेंगे, जिसे हम एलर्जी के रूप में जानते हैं। हिस्टामिन्स भरा होता है मास्ट सेल के अंदर, और हिस्टामिन्स है जो वैसोडायलेशन करता है, स्नीजिंग, रनिंग नोज, सूजन, इसमें हिस्टामिन का रोल है ब्लड वेसल से प्लाज्मा को बाहर निकालना उस लोकलाइज्ड टिश्यू में। और मास्ट सेल और बेसोफिल का डीग्रैन्युलेशन, इसके लिए जाना जाता है IgE। इसलिए IgE को हम लोग प्यार से एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी भी कहते हैं। सभी एलर्जीज में ज्यादातर में इसी का इन्वॉल्वमेंट है। तो B का 3rd। फिर है फर्स्ट B सेल रिसेप्टर। जब कभी B सेल बनती है, B सेल बनने की जगह है बोन मैरो, वहीं पर वो पैदा होती है, वहीं पर वो मैच्योर होती है, और वहीं पर पहली बार अपने सरफेस पर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी लगा करके लिम्फ नोड्स में पहुंचती है, जहां वो एंटीजन का वेट करेगी। ये जो सबसे पहले एंटीबॉडी उसके ऊपर लग करके आए हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, इन्हीं को हम लोग BCR भी कहते हैं, बी सेल रिसेप्टर। आमतौर पर यह एंटीबॉडी या तो IgD होता है या IgM। तो यहां पे D भी हो सकता है इसका आंसर, और M भी, क्योंकि यहां पे कॉलम्स बराबर हैं, तो हो सकता है M के लिए कोई और फंक्शन दे रखा हो। तो हम लोग C को 2 मान सकते हैं या C को 5। नो मेजर स्पेसिफिक फंक्शन नोन अदर देन एंटीजन बाइंडिंग। इनमें से एक एंटीबॉडी ऐसा भी है जिसके बारे में हमें और कोई फंक्शन पता ही नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि एंटीजन से बाइंड करता है, क्या करता है हमें और नहीं पता। और ऐसी कहानी IgD की है, तो D यहां इन्वॉल्व हो गया, यानी कि D का 2nd। और लास्ट में है प्रोटेक्टर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मतलब सीक्रेशन, तो जो एंटीबॉडी सीक्रेटरी है वो सीक्रेशन में पाया जाएगा, और वो है आपका IgA। इस तरह के टेबल्स आपने टेक्स्ट बुक में काफी बार पढ़े होंगे, इन्हीं में ऐसे क्वेश्चनों के जवाब छिपे होते हैं। जो कुछ एक बातें आपको एंटीबॉडीज के बारे में याद रखनी चाहिए। इन 5 क्लास में से आपके सीरम में सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी IgG है।
जितने भी काम आप एंटीबॉडी के जिम में लगाते हो, एडीसीसी, ऑप्सनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन,